डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो करंट अफेयर संबंधित है। मई महीने के लास्ट वीक में जितने भी कुछ प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत की। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल। तो इसमें सही आंसर है वो मध्य प्रदेश है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, यानी जो भी मजदूर अलग अलग मजदूर मध्य प्रदेश के जो मजदूर अलग अलग राज्यों में गए थे वापस, वो लॉकडाउन की वजह से जो वापस आ रहे हैं, तो उन सभी मजदूरों को आने की वजह से वहाँ पर रोज़गार उनको चाहिए। तो उसकी वजह से उनको रोज़गार देने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। और उनका कहना ये था जब वो मजदूर जब वापस आएंगे तो उनसे कुछ खास काम लिए जाएंगे, जैसे वहाँ पे गांव में स्टॉप डैम बनाना, वहाँ पे चेक डैम बनाने का काम लिया जाएगा, वहाँ पे तालाब बनाने का काम लिया जाएगा जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके, और खेतों में काम कराया जाएगा। यानी इस तरीके से उन लोगों को, सभी लोगों को रोज़गार में लगाकर उनको तनख्वाह सैलरी दी जाएगी। ठीक। और उनका कहना ये भी था कि इसमें ये नहीं कि सिर्फ प्रवासी मजदूरों को भी काम मिले, सिर्फ प्रवासी मजदूरों को ही काम मिले, इसमें दोनों मजदूरों को काम मिलेगा। यानी जो वहाँ पहले से जो स्थानीय मजदूर रह रहे हैं उनको भी, और साथ ही साथ वहाँ के जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनको भी काम मिलेगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो योजना बनी है, ये योजना कोई अलग से योजना या नया बजट बनाई गई योजना नहीं है। ऐसे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस योजना का नाम उन्होंने बना दिया, लेकिन ये योजना जो है ये पूरी तरीके से मनरेगा योजना के तहत ही ये इसको योजना को संचालित किया जाएगा। जो भी मजदूर आएंगे और जो भी स्थानीय मजदूर हैं उनको एक जॉब कार्ड बनाया जाएगा मनरेगा योजना के तहत। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत उनको इस योजना में उनको काम मिलेगा। यानी ये कोई नई योजना नहीं है। सरकारें मंत्री नेता इसे बोल देते हैं लोग, तो वही एक नई योजना बन गई। हम लोग परीक्षाओं में सवाल ये बन सकता है। अब वहाँ की रिपोर्ट में ये बताया गया शिवराज सिंह चौहान द्वारा कि जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, जब मजदूर वापस नहीं आ रहे थे, तो मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख लोग मनरेगा योजना के तहत कार्य कर रहे थे। और जैसे ही प्रवासी मजदूर जब यहाँ वापस आ रहे हैं तो डायरेक्ट इकट्ठे सीधे 20 लाख, यानी सीधे 2 गुना हो गए मजदूरों की संख्या। यानी पहले 10 लाख मजदूर कार्य करते थे, अब मनरेगा योजना के तहत सीधे 20 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की। इसमें 4 ऑप्शन है, नेपाल, चीन, जापान और अमेरिका। तो इसमें सही आंसर है वो है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका की स्टार महिला खिलाड़ी जिनका नाम था जेमी हैम्पटन, याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा ये। कोई भी टेनिस खिलाड़ी या जो भी क्रिकेटर अक्सर जब संन्यास लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन वो बनता ही है। तो जेमी हैम्पटन द्वारा इन्होंने संन्यास की घोषणा की। उनके संन्यास की सबसे बड़ी वजह ये थी वो पिछले 6 से 7 वर्षों से लगातार चोटिल रह रही थी। यानी अक्सर उनको देखेंगे जब पूरा उनका रिकॉर्ड, तो 6 से 7 महीने में या 1 वर्ष में अक्सर उनको कोई ना कोई चोटिल हो रही। इस वजह सबसे बड़ा इनको संन्यास लेने की घोषणा उनका चोटिल होना ही है। ये काफ़ी ज़्यादा एज की नहीं थी, ये मात्र 30 वर्ष की महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। और सबसे अच्छी बात इनके जीवन का अच्छी बात ये है कि ये 5 बार ITF अवार्ड जीत चुकी हैं अपने जीवन में। ये 5 बार ITF अवार्ड जीत चुकी थी। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितनी बड़ी स्टार खिलाड़ी थी। अब यहाँ पे ITF का मतलब क्या है, जैसे देखिए, जैसे क्रिकेट में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया जाता है, माने अलग अलग वर्षों के लिए पूरा एक स्टार खिलाड़ियों को चुना जाता है विश्व भर में एक खिलाड़ी को। तो वैसे ही ये ITF 5 बार जीत चुकी हैं। और ITF का मतलब यहाँ पे है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इनको 5 बार बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड इनको मिल चुका है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अमेरिका कितनी टॉप खिलाड़ी थी। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। हर वर्ष मई महीने की 25 तारीख को। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें तो देखते आंसर लग जाएगा, क्योंकि जब मई महीने का लास्ट वीक है तो ऑप्शन आपका 25 मई ही सही होगा। तो हर वर्ष मई महीने की 25 तारीख को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो बच्चे कैसे भी करके अपने घर पहुंच चुके हैं, तथा उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो बच्चे अभी तक लापता हैं और उनकी तलाश अभी भी जारी है। तो दोनों तरीके से मनाया जाता है, यानी जो बच्चे घर पहुंच गए हैं उनको खुशी के लिए, और जो बच्चे लापता है उनको अभी भी उनकी तलाश जारी रखने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की सबसे पहले शुरुआत हुई थी वर्ष 1983 में। अब आप ये बताइएगा, आप एक कमेंट करके ये बताइएगा कि 1983 भारत के लिए ऐसा क्या हुआ था कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा वर्ष माना जाता है 1983।
ठीक, आप समझिए 1983 में सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत 1983 में हुई। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति, इनका नाम था, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रोनाल्ड रीगन। इसको याद रखिएगा, रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन द्वारा सबसे पहले इस दिवस की शुरुआत की गई, तब से पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाने लगा, बच्चों जो गुमशुदा होते हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन ही आप बताइए। इसमें चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं। इसमें सही आंसर होगा, अलग से एक ऑप्शन है 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को पूरे विश्व भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि लोगों को मौसम विज्ञान और इसमें हो रहे परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना। ठीक, अब समझिए कि आखिर 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाने के पीछे मेन रीजन ये है कि 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस तिथि को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपको वही हर जगह जो होता है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल जो भी मुख्यालय हैं, या तो वो पेरिस में है, या तो वो वाशिंगटन में, या तो जेनेवा में ही है, इस तरीके से। तो इसका जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। देखिए, सबसे बड़ा जो ये डिपार्टमेंट, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका उपयोग, सबसे बड़ा यहाँ फ़ायदा ये है कि बाढ़ आने से पहले खबर दे दी जाएगी, सूखा का, भूकंप का, या कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली तो उसका पहले से अनुमान लगाया जाता है, तो काफ़ी लोगों के लिए लाभकारी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बनेगा, थीम पूछता है, हर वर्ष की थीम पूछ देता है कि थीम क्या रखा गया था इस बार का। तो इस वर्ष 2020 की थीम ये है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसको याद रख लिए, एकदम नोट कर लीजिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इस बार की थीम रखी गई है इसकी, विश्व मौसम दिवस विज्ञान दिवस की 2020 की, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, पीके नायर और मनोहर सिंह। तो इसमें सही आंसर है वो है पीके नायर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में पीके नायर को नाइजर में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। अब थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाइजर एक चौथी दुनिया का देश है। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था आपको कि पूरी दुनिया में 4 दुनिया की कैटेगरी में बांटा गया है। तो नाइजर जो है चौथी दुनिया का देश है। चौथी दुनिया का मतलब ये काफ़ी गरीब देश में है, जहाँ की अर्थव्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं चढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ के इनको राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक, अब कई बार एग्जाम में सवाल ये भी बन जाता है कि जो ये पद नया जो ले रहे हैं, इनसे पहले इस पद पर कौन आसीन थे। तो इनसे पहले इस पद पर बने रहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था राजेश अग्रवाल। तो एग्जाम में कुछ भी बन सकता है, ये पूछ सकता है कि वर्तमान में किसने पद लिया, पीके नायर, और वह भी पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, पीके नायर का नाम ही दे दे और पूछे कि इनसे पहले कौन इस पद पे आसीन थे। तो याद रखिएगा, पीके नायर वर्तमान में हो रहे हैं और इनसे पहले इस पद पे राजेश अग्रवाल थे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक। इसमें आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, कई बार ये न्यूज़ बनी थी इस बार। तो इसमें सही आंसर है वो उत्तराखंड में। 26 मई 2020 को, डेट को भी याद रखिएगा, 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चांबा सुरंग का उद्घाटन किया। आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से होने लगे। तो देखिए अब क्या क्या होता है कोविड-19 की वजह से। ठीक, तो उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से। अब सबसे बड़ा देखिए, इस सुरंग के बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अब थोड़ा ये भी बता दें, जो अक्टूबर महीने आते आते, जो ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह आते आते 2020 तक इस सुरंग को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितने भी यमुनोत्री और गंगोत्री, ठीक है, वहाँ पे तीर्थ स्थल हैं,
यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले जितने भी धाम जाने वाले लोग हैं वहाँ पे उनको कोई भी अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो हाईवे है पूरी तरीके से इस तरीके जितने भी अवरोध होने वाली समस्याएं थी उससे पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा इस सुरंग बनाने का पर्पज़ ये है कि लोगों को यातायात की सुविधा देना, जाम से छुटकारा पाना। अब जैसे ये सुरंग बन के तैयार हो जाएगा तो उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग ये आपकी होगी। तो क्वेश्चन में एग्जाम में आप हो सकता है ऐसे ना पूछ करके ये भी पूछ दे कि उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है आने वाला कुछ दिनों बाद। तो आप याद रखिएगा चांबा सुरंग, ये आने वाली सबसे नंबर 1 भारत की नहीं उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग होगी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन संघाई संधि से अलग होने की घोषणा की। ओपन संघाई संधि यानी ओएसटी, ओएसटी का मतलब है ओपन स्काई ट्रीटी, ट्रीटी से अलग होने की चेतावनी दी है। तो इसमें ऑप्शन है नेपाल, भारत, बांग्लादेश और अमेरिका। तो इसमें सही आंसर है वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं हाल ही में उन्होंने ओएसटी से अलग होने की चेतावनी दी है। ओएसटी का मतलब है ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, इसके तहत उन्होंने अलग होने की चेतावनी दी। उनका कहना, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनका कहना ये है कि रूस बार बार जो ट्रीटी है संधि हुई है उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की आप बात करें, जब डिटेल में आप जाएंगे, जब आंकड़ों की आप जब बात करेंगे तो वर्ष 2002 से लेकर के अब तक रूस से ज़्यादा उल्लंघन तो अमेरिका ने किया। अमेरिका 196 निगरानी विमान उड़ा चुका है और वहीं रूस की अगर बात की जाए तो रूस सिर्फ 71 विमान ही उड़ाया है। उड़ाने का मतलब गोलियों से नहीं, बम से नहीं, जहाज को उड़ाना, जहाज को लैंडिंग यहाँ से आर पार करके निगरानी के लिए उड़ाए रखना। तो 196 अमेरिका उड़ा चुका है और रूस तो बस सिर्फ 71 उड़ाया है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहा है कुछ समझ में नहीं है। ठीक, अब इसमें ये देखिए, ये जो संधि है सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो दोनों जो महाशक्तियाँ हैं रूस और अमेरिका, इन दोनों महाशक्तियों के बीच सबसे बड़ा जो तनाव को कम करने में बड़ा इसका फ़ायदा हुआ है। क्योंकि शीत युद्ध के बाद जितने भी आज तक देखिए, शीत युद्ध के बाद कभी भी इन दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा युद्ध या बड़ी कोई चीज़, बड़ी कोई विवाद कभी भी सामने नहीं आया। तो ये संधि काफ़ी हद तक शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी मददगार है। अब यह संधि देखिए, इस संधि को थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। इस संधि को बनाने का मेन वजह क्या है। यह संधि दोनों देशों के बीच जो हुआ था कोल्ड वार, कई बार हिस्ट्री में जब पढ़े होंगे कोल्ड वार यानी शीत युद्ध जब पढ़े होंगे, जब शीत युद्ध जब बना था तो सबसे वहाँ पे 2 देश उभर कर सामने आए थे। एक था रूस और एक था माना यूएसआर था उस समय, और एक था अमेरिका। ये दोनों देश उभर कर सामने आए थे। यानी दोनों ये देश जब शीत युद्ध के बाद अपना वर्चस्व से काम करने में लगे हुए थे। अब उस समय जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था व्हाइट आइजनहावर, समझिए उनका नाम था व्हाइट आइजनहावर। ठीक है, उन्होंने ये ट्रीटी की उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुति की। लेकिन तब से उस समय से लेकर कोल्ड वार के बाद से लेकर उसके बाद ये पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। इसका फिर से जो असली जो प्रभाव में आया ये वर्ष 2002 में आया, जब उस समय राष्ट्रपति बने जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तब ये जो पूरी संधि थी सामने यानी पूरी तरीके से अस्तित्व में आई। अब इस संधि के तहत जानकारी के लिए बता दें, इस संधि में कुल मिलाकर 34 देश इस संधि में बंधे हुए, यानी 34 देशों के हस्ताक्षर इस संधि पर हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या भारत इसमें है कि नहीं, तो भारत इस संधि में शामिल नहीं है। ठीक है, अब इस संधि में आखिर करना क्या होता है। अगर मान ली संधि के अंदर ये है कि अगर कोई भी देश अगर निगरानी के लिए यानी बॉर्डर पर कोई भी देश अगर निगरानी के लिए अगर हवाई उड़ान भरेगा तो उसके लिए अपने पड़ोसी देश को 72 घंटे पहले यानी 72 घंटे पहले उसको पड़ोसी देश को उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर यही संधि ये कहती है। तो तब से लेकर ये रूस और अमेरिका के बीच में जो शांति बनाए रखने में ये ओपन स्काई संधि का भी काफ़ी हद तक योगदान है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, कई तरीके से पूछा सकता है। ठीक है, अब यही पूछा सकता है कि इसमें भारत शामिल है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा भारत इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो ये थे मई महीने के लास्ट सप्ताह में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चन की ये छोटा सा वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।